सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो अगर आप भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और करेंटली सिर्फ इंटर्नशिप कर रहे हो, सो गाइस इंटर्नशिप के बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है विच इज कैपस्टोन प्रोजेक्ट। ओके, सो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स कैपस्टोन प्रोजेक्ट को लाइटली लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये 6 सेमेस्टर में है तो अभी से हम उसकी प्रिपरेशन क्यों करें, बरोबर। बट गाइस अगर आप 6 सेमेस्टर में जाके कैपस्टोन प्रोजेक्ट को सिर्फ ढूंढोगे ही, देन उसके बाद उसका वाइवा प्रिपेयर करना, एक्सप्लेन करना प्रोजेक्ट को, उसकी रिपोर्ट राइटिंग करना, सब कुछ रहता है, बरोबर। और एज वेल एज आपको 6 सेमेस्टर में रहते हैं 5 सब्जेक्ट, तो आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लस ये 5 सब्जेक्ट हैंडल करने होते हैं। तो इतना हैंडल होगा क्या? नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे डीएम आ रहे थे कि दीदी कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है, ये कोई मेजर प्रोजेक्ट या माइनर प्रोजेक्ट के जैसे ही है क्या, इसके 150 मार्क्स है, मतलब इसमें क्या क्या होगा। सो रिलैक्स, आज इस वीडियो में मैं आपको 150 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे हम 150 मार्क्स में से अबव 145 ले सकते हैं, वो सब कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगी। रिपोर्ट राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं, एज वेल एज कौन से एआई टूल से हम रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, पीपीटीज बनवा सकते हैं, और वाइवा के क्वेश्चंस क्या होंगे कैपस्टोन प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज कैपस्टोन प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशंस आर इंपॉर्टेंट एज वेल एज वाइवास आर इम्पोर्टेंट, और आपने कैसे उस डिटेल में प्रोजेक्ट किया है वो सब इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। बस बिफोर डैट एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, अगर आपको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट की रेफरेंस रिपोर्ट्स चाहिए, पीपीटीज चाहिए, तो मेरे पास सब अवेलेबल है। बस उसके लिए आपको 2 ही कंडीशंस मेरी पूरी करनी होती है, दैट इज मुझे यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कीजिए, एज वेल एज मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, और जो भी डाउट्स होते हैं ना मुझे इंस्टा पे डीएम कीजिए, मैं आपके सब डाउट्स के जवाब दूंगी, जो भी अमंग द रिलेटेड, जो भी आपके 3rd ईयर के डाउट्स है या एज वेल एज जो 2nd ईयर के हैं उनके। ओके गाइस, ये वीडियो आप अपने कैपस्टोन ग्रुप के साथ शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट रहता है वो ग्रुप मेंबर का रहता है, बरोबर। तो फिर उनको भी वही स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए, बिकॉज कैपस्टोन प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ग्रुप पे भी डिपेंडेंट रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो गाइस सबसे पहले तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता क्या है वो देख लेते हैं। ओके, सो गाइस अगर आपने जो 3 इयर्स में जो भी आप अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने प्रैक्टिकल्स थेरी सब कुछ किया है, तो उसके ऊपर आपने जो भी नॉलेज गेन की होती है ना, वो सब आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट में अप्लाई करनी है। जो भी फलाना ढिमकाना जितना भी सीखा है ना, छोटी छोटी बात भी आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट में क्या करनी होती है, डालनी पड़ती है। तो इसको हम बोलते हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे टीचर्स देखते हैं कि बच्चे ने 3 इयर्स में कितना सीखा है और वो क्या क्या अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे उसको टॉपिक्स याद है, हाउ वेल ही रिमेंबर दैट टॉपिक्स, तो सब कुछ किया जाता है कैपस्टोन प्रोजेक्ट में जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 150 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है कैपस्टोन प्रोजेक्ट में। ओके, सी गाइस, सबसे पहले जो फॉर्मेटिव असेसमेंट रहता है, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट 50 मार्क्स का है, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या रहता है। सो गाइस जैसे आपकी जो भी आप कैसी रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, पीपीटीज बना रहे हो, अपने मेंटर को कैसे टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो, या आपकी जो इंटरनल प्रेजेंटेशन रहती है उसमें आप कैसे क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हो, या कितना हाउ वेल यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। ओके, क्या कितना अच्छे से समझा सक रहे हो, ये सब किस में जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। लाइक से मुझे फॉर्मेटिव असेसमेंट में 49 मिले थे। ओके, उसके बाद आती है सबमिटिव असेसमेंट। अब सबमिटिव असेसमेंट 50 मार्क्स की रहती है, तो ये जाती है जब एक्सटर्नल वाइवा रहता है। अब एक्सटर्नल वाइवा कौन सा, जो एंड सेमिस्टर में हमको एक्सटर्नल वाइवा रहता है ना, तो उसमें एक्सटर्नल आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को बोलता है, पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर देखते हैं एक्सटर्नल कि इसको क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या अच्छे से वगैरह। सो इन शॉर्ट ये एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितने मार्क्स देता है। मुझे इसमें 48 मिले थे। ओके, एंड नेक्स्ट 50 मार्क्स रहते हैं सेल्फ लर्निंग असेसमेंट। अब व्हाट इज सेल्फ लर्निंग असेसमेंट। सो सेल्फ लर्निंग असेसमेंट भी कॉलेज वालों की तरफ से रहती है, बट इसमें देखा जाता है कि बच्चे ने प्रोजेक्ट करते करते अपने अंदर कौन सी स्किल्स बिल्ड की है। लेट्स से कम्युनिकेशन स्किल्स, किसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होता है, या किसकी पर्सनैलिटी बिल्ड हुई होती है, या किसकी टेक्निकल नॉलेज और बूस्ट हुई होती है। किसी को प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है, किसी को अपने ही ब्रांच के डोमेन में इंटरेस्ट आ जाता है। एक लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है, उसको सीएस चाहिए थी, बट अभी उसने एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, अब उसको इंटरेस्ट आ गया कि हाँ मुझे अब इलेक्ट्रॉनिक्स में ही करियर बनाना है। सो ये सब देखा जाता है सेल्फ लर्निंग असेसमेंट में। मुझे सेल्फ लर्निंग असेसमेंट में 49 मार्क्स है। गाइस जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट रहता है ना, अब उसको चूज कैसे करना पड़ता है।
सी कैप्स्टोन प्रोजेक्ट लाइक एक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे बेस्ड रहता है. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जो मेरा टॉपिक था दैट इज डेंसिटी बेस्ड सोलर पावर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम. अब मैंने कौन सी प्रॉब्लम्स देखी, लाइक कि जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल है वो कैसे स्टीडी है, लाइक कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है, टाइमर सेम रहता है, लाइक से 20 का टाइमर रहेगा गो के लिए, सबके लिए 20 का रहता है. तो मैंने वो प्रॉब्लम को एनालाइज करके क्या किया, डेंसिटी बेस यानी अकॉर्डिंग टू दी कितनी व्हीकल्स है उसके व्हीकल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, टाइम को वेरी किया. एज वेल एज यहाँ पे मैंने सोलर लगाया है, यानी कि मैंने ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी क्या किया है, कम किया है. तो ऐसे गाइस आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे टेक्निकल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैप्स्टोन प्रोजेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. ओके गाइस, अभी इंटर्नशिप और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट का क्या रिलेशन है मैं वो भी बता देती हूँ. सी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे ये भी डीएम आया था कि दीदी इंटर्नशिप कर रहे हैं, अटेंडेंस अगर हम रोज जा रहे हैं तो हमको मार्क्स मिलेंगे क्या. एब्सोल्युटली यू विल गेट मार्क्स ऑन योर अटेंडेंस, बट अटेंडेंस के साथ साथ आपको अपने मेंटोर को आपकी डेली डायरी दिखानी होती है. आपको अगर मेंटोर ने पूछा ये टॉपिक एक्सप्लेन कर, वैसे ज़्यादातर तो नहीं होता है बट पूछा कि एक्सप्लेन कर, तो वो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करते कितना आता है, क्योंकि इंटर्नशिप के भी 200 मार्क्स रहते हैं. अब यहाँ पे भी 200 मार्क्स कैसे, 100 मार्क आपके पूरे इंटर्नशिप पे 3 मंथ्स की, एज वेल एज उसमें डेली डायरी आ गई, जो भी इंटर्नशिप की रिपोर्ट बनानी होगी आपकी वो आ गई, एज वेल एज आप कितना प्रोफेशनल बिहेव था आपका उधर, और एज वेल एज आप कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके आए हो, तो ये सब किस में जाता है, 100 मार्क्स में, और 100 मार्क्स जाते हैं एक्सटर्नल में. अब मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि दीदी एक्सटर्नल में हमको कोड्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं क्या, तो यस, एक्सटर्नल आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं उसके ऊपर वो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट उठा के कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया, इसका कोड क्या है, इसका सोर्स क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म से बिल्ड किया है, कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं, लेट से आर्डिनो यूनो है तो उसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन दो, ये क्या है, कौन सा कंट्रोलर यूज़ किया था, उसके अलावा कौन से कंट्रोलर्स है. तो ये सब एक्सटर्नल वाइवास में पूछा जाता है. तो ये ध्यान में रखना, जो भी आप इंटर्नशिप जहाँ भी कर रहे हो तो अच्छे से करो और प्रॉपरली करो, डेली डायरी मेंटेन करो और रिपोर्ट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि इंटर्नशिप की रिपोर्ट्स बनती है, बहुत बड़ी बनती है. उसका फॉर्मेट आप देख सकते हो, MSBT ने अपलोड तो किया है. और अगर आपको इंटर्नशिप की भी रिपोर्ट का रेफरेंस चाहिए होगा तो मेरे पास है, आप मुझे DM कर सकते हो. ओके, बट 2 कंडीशन फुलफिल करना इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो ये हो गया इंटर्नशिप का रिलेशन कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के साथ. और जैसे आप मेंटोर के साथ इंटरेक्शन करोगे तो मेंटोर को भी समझेगा कि अरे हाँ, इसको इंटर्नशिप में आ रहा है तो इसको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में भी आता होगा. सो ये था कनेक्शन इंटर्नशिप और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट का. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में मैं वो भी बता देती हूँ. गाइस आजकल जैसे एज अ जेनजी स्टूडेंट मुझे भी पता है हम ChatGPT का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट ChatGPT का हम यूज़ कैसे करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. डायरेक्ट अगर आपने कॉपी पेस्ट कर लिया अपना टॉपिक बिना देखे कि मेरे टॉपिक में कौन से कंपोनेंट्स मैंने यूज़ किए हैं, क्या उसका लाइक स्पेसिफिकेशंस है, किस पर्पस के लिए वो यूज़ हो रहा है, और डायरेक्ट आपने रिपोर्ट कॉपी पेस्ट कर ली, तो इससे क्या होगा, जब मेंटर आपकी वो रिपोर्ट रीड करेगा तो बोलेंगे कि इसमें क्या है, एक्सप्लेन दैट रिपोर्ट, तो तब आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए. तो जो भी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो रिपोर्ट पहले प्लीज़ पढ़ के जाइए अच्छे से प्रॉपरली कि क्या मैं उसमें बोल रहा हूँ, क्या मैं उसमें कर रही हूँ अच्छे से. ओके, देन उसके बाद आता है कि जो भी PPT आप बना रहे हो, ओके, सो PPTs भी अच्छे से बनाइए. एज वेल एज जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो डायरेक्ट ऐसे स्लाइड्स को रीड मत कीजिए, क्योंकि कैसे रहता है जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना तो फिर हम जो आगे वाले लोग हैं उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम उनको समझाएं, ना कि हम ऐसे देखिए बस ऐसे रीड कर ली स्लाइड और नेक्स्ट. तो ऐसे कभी भी मत करना, प्रोफेशनली उनको एक्सप्लेन कीजिए. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो भी हम वाइवा देते हैं तो उसको हमको एक्सप्लेन करना होता है गाइस, तो इसलिए वहाँ पे आप स्लाइड्स को रीड मत कीजिए. एज वेल एज जो आपके टीम मेंबर्स है, ये तो बहुत रेयर बात है और सबको ही पता रहती है कि अपने जो भी टीम मेंबर्स है वो प्रॉपरली चूज़ कीजिए, जिनको कॉन्फिडेंस हो, प्रॉपर इन्वायरमेंट हो. ऐसे नहीं कि एक ही जन टीम में से बोलता है और बाकी सब चुप रहते हैं. हालांकि जो टीम मेंबर्स है वो रिपोर्ट राइटिंग वगैरह सब करते हैं, बट मेंटोर के आगे ही नहीं बोल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बैड इंप्रेशन पड़ेगा, आपके मार्क्स कट सकते हैं. तो टीम ऐसी चूज़ करो जहाँ पे सब लोग बोले, चारों के चारों जन सबको मौका मिले. तो ये कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक है जो बाकी तो आपको पता ही है, बट ये मिस्टेक्स प्लीज़ अवॉइड कीजिए. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, सो एग्जामिनर्स के क्वेश्चंस क्या रहते हैं गाइस.
बहुत सिंपल है, इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। बस आपका 2-3 ही क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया, फिर इसमें जो भी कंपोनेंट्स जो भी अगर सॉफ्टवेयर बेसिस पे क्या यूज़ कर रहे हैं, ये कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, तो इसके अलावा दूसरा कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अब लेट्स से मेरे प्रोजेक्ट में इंफ्रारेड सेंसर था बट वो धूप में प्रॉपरली काम नहीं करता, तो मेरे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या था उसका, तो मेरे पास था कैमरा। तो ऐसे आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस होने चाहिए। तो जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट, तो उसके ऊपर आपको डिटेल स्टडी करनी है कि इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, टेक्निकल सॉल्यूशन प्रॉपरली निकल रहा है क्या, जो कंपोनेंट्स है उसके अल्टरनेटिव कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं और क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोटोटाइप में। वैसे तो नॉर्मल है, कॉस्टिंग ही रहती है, बट फिर से उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। जो भी आप यूज़ कर रहे हो कंपोनेंट्स, उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए। फिर आपका पर्पस क्या है इस टॉपिक को लेने का, क्या टेक्निकल सॉल्यूशन निकल रहा है और इन्वायरमेंट पे ये क्या अफेक्ट कर रहा है। तो यही सब क्वेश्चन रहते हैं। फ्यूचर स्कोप क्या है इसका, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बस यही सब रहता है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में। इससे ही आपको मतलब जस्ट डिटेल स्टडी करनी है और ऑलवेज जो भी टॉपिक चूज़ करना है वो अपनी एबिलिटी के जैसे ही चूज़ करो। लाइक लेट से इतना भी बड़ा प्रोजेक्ट मत करो चूज़ कि उससे आपको ही डिफ़िकल्टी जाए। तो ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करो जो कॉम्पैक्ट हो, इतना हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत प्रोजेक्ट बड़ा था बट इट्स ओके। ऐसे पोर्टेबल प्रोजेक्ट लेके जाओ बट यूज़फुल हो ऐसा प्रोजेक्ट, जैसे आपके कॉस्ट में भी आना चाहिए। एज अ स्टूडेंट हमारे पास इतने फंडिंग नहीं रहती है ना, और हमको कॉलेज वाले नहीं देते, हमको खुद से करना पड़ता है। सो गाइस अपने टीम के हिसाब से, अपने मेंबर्स के हिसाब से ही टॉपिक चूज़ करो और मेंटर को एक्सप्लेन करो। तो ये कुछ रहते हैं क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा गाइस, जैसे कि अगर आप ये पीपीटी देख रहे होंगे, ये मैंने खुद गामा एआई से बनाई है। ओके सो गाइस कुछ एआई टूल्स रहते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। लाइक जैसे प्रेजेंटेशन के लिए मैंने गामा एआई बता दिया, देन उसके बाद एक कैनवा एआई है, टॉम एआई हो गया। ओके तो ऐसे आप प्रेजेंटेशंस के लिए, पीपीटीज के लिए यूज़ कर सकते हो। और रिपोर्ट राइटिंग के लिए आप चैट जीपीटी का, Zen.ai का, एज वेल एज अनदर टूल्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। अब रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी होती है गाइस, चैट जीपीटी में एक फीचर है डीप रिसर्च है, Zen.ai में भी फीचर है डीप रिसर्च। उसमें आप अपने टॉपिक के 8-10 रिसर्च पेपर लो, उसको अपलोड करो और अपना टॉपिक एक्सप्लेन करवाओ, एंड आफ्टर दैट आप उसका रिसर्च पेपर लो या फिर जो भी आपकी रिपोर्ट है वो लो। एंड फिर से बता देती हूँ, मैंने एक अपना खुद का रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है, एक पब्लिकेशन है वहाँ पे। तो अगर आपको मेरा रिसर्च पेपर चाहिए तो मुझे आप डीएम कर सकते हो। तो ये कुछ एआई टूल्स है जिससे आप प्रॉपरली एनालाइज करके अपनी रिपोर्ट राइटिंग बना सकते हो, बट प्रॉपरली रीड करके, और ये रिपोर्ट आपको अपने मेंटर को एक्सप्लेन करती आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एआई टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, और मैं तो बोलती हूँ एआई टूल्स ही यूज़ करो। रिसर्च पेपर देखो, स्मार्ट वर्क करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो फिर प्रॉपरली आप मैनेज करके ये रिपोर्ट्स बनवा सकते हो। फिर पहले के टाइम में क्या होता था, सिर्फ रिसर्च पेपर रहते थे, हम पॉइंट्स देखते थे और वही पॉइंट्स हम अपने रिपोर्ट में डालते थे आइडिया लेके। बट एज अ स्मार्ट स्टूडेंट, एज अ जेनजी स्टूडेंट, अभी हमको पता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। तो आप ये मेथड्स यूज़ कर सकते हो, ये बहुत यूज़फुल रहती है, ट्रस्ट में। रिसर्च पेपर जो 8-10 दिन में बनने में लगते थे, वो 2 दिन में कंप्लीट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस एआई टूल। ओके गाइस, तो ये कुछ एआई टूल्स है, प्लीज़ यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, अभी स्कोर कैसे करना 90+, फिर से एक छोटी सी टिप बता देती हूँ गाइस। 90+ स्कोर करने के लिए जो हमारा 5th और 6th सेमेस्टर रहता है वो रहता है प्रैक्टिकल बेस। तो आपको जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ना, उतना आपका स्कोर इंक्रीज होगा। लेट्स से आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो आपको पता रहना चाहिए, उसकी कंपोनेंट्स, उसकी डिज़ाइन, उसका जो भी टेस्टिंग वगैरह है वो आपको पता रहनी चाहिए। एज वेल एज प्रैक्टिस करो प्रेजेंटेशन की, वाइवा की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपने भाई बहन को दिखाओ, अपने मतलब घर वालों को दिखाओ कि आप कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, या ऐसे लोगों को दिखाओ जो आपकी जो भी मिस्टेक्स है वो बता सके, ठीक है। तो गाइस ये कुछ मैंने लिस्ट कर रखे हैं, ये पढ़ लीजिएगा, कुछ 90+ स्कोर करने की टिप्स है। ओके, और किसी को डाउट हो तो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा में। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, जब हमारा एक्सटर्नल रहता है फाइनल डे पे, तो तब हमको क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स देती हूँ। चाहे वो इंटरनल, मतलब जब एक्सटर्नल वाइवा हो, जो भी दूसरे सब्जेक्ट का भी हो, या फिर हमारा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट का हो, या इंटर्नशिप का, तो उस पर हमको देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या, मैं हर क्वेश्चन देने के लिए रेडी हूँ क्या, एज वेल एज आपका अटायर, अभी तो कॉलेज यूनिफॉर्म ही रहती है, बट प्रॉपरली आयरन है क्या, ID कार्ड पहना है क्या आपने, प्रॉपरली वेल ग्रूम्ड हो क्या, आपके हेयर्स प्रॉपरली बने
हैं क्या, तो ये सब भी मायने रखता है। और चाहो तो आप एक रिस्ट वॉच पहन सकते हो, डिजिटल वाली नहीं, मैनुअल वाली। इससे एक इम्प्रेशन पड़ता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप स्कोर कर सकते हो 90+ लेट्स से। सो गाइस यही कुछ बातें थी। ओके नेक्स्ट देखते हैं गाइस। अभी मैं लास्ट में फिर से बता देती हूँ, ये वीडियो आप अपने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके सो उनको भी पता रहना चाहिए कि हमको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है। गाइस रेफरेंस रिपोर्ट्स मेरे पास रेडी है, मतलब मेरी ही रिपोर्ट्स है, रिसर्च पेपर भी है, एज वेल एज इंटर्नशिप की भी रिपोर्ट है। तो आप मुझे DM कीजिए, मैं आपको सब कुछ लिंक शेयर कर दूँगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।